हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सिंदूर, सम्मान और सियासत। आज जनहित की शुरुआत इन्हीं 3 बड़े शब्दों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज ही मोदी सरकार ने 11 साल अपने पूरे कर लिए हैं। आज सोमवार मोदी का कहां रहा जबरदस्त तरीके से वार आपको दिखाने वाले हैं विस्तार से। लेकिन उसके पहले बात 1971 की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके लिए उन्हें आज भी आयरन लेडी कहा जाता है। गलत भी नहीं, क्योंकि इंदिरा जी का क्रेडिट बनता भी है। लेकिन यहीं से बहस ट्विस्ट होती है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का फैसला भी तो मोदी का ही था। तीनों सेनाओं पर उन्हीं का फाइनल कॉल था कि पाकिस्तान में घुसकर मार कराओ, चाहे रफाल से या ब्रह्मोस से। यह तथ्य है जिसे आप खारिज नहीं कर सकते कि ऑपरेशन सिंदूर पर अंतिम फैसला, अंतिम आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। यह तो बात हुई एक तरफ इतिहास की 1971 और उसके बाद बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीति की, क्रेडिट की, जहां पर सियासी लड़ाई इस वक्त छिड़ी हुई है। वर्तमान कलेश यह है, क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को राजनीति में कैश करा रही है या फिर विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर से जबरन सियासी इनसिक्योरिटी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने आज ही प्रधानमंत्री के पद पर अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं गुजरात की। वो गुजरात के दौरे पर है। यह दौरा गुजरात को 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देने के लिए है, लेकिन पूरे के पूरे दौरे पर सिंदूर छाया हुआ है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा रोड शो की शक्ल में है। प्रधानमंत्री ने खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत बड़ी तादाद में सड़क के दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जिन जिन हिस्सों से गुजर रहा था, वहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोग जोश में हैं। जुनून और जज्बे के साथ पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की ओर से दिया गया है, लोग उसका जश्न मना रहे हैं। गुजरात में आज नरेंद्र मोदी का 3 रोड शो हुआ है। इसके पहले गुजरात पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने पहली तिरंगा सम्मान यात्रा वडोदरा में निकाली। उसके बाद दाहोद में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद वो भुज जा पहुंचे। भुज में भी मोदी ने भव्य रोड शो किया। दोनों ही जगह पूरी तरह से माहौल तिरंगामय था, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। महिलाओं का अभिनंदन यहां पर इसलिए खास रहा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके सेना ने सिंदूर का मान रखा। महिलाएं बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची हुई थी। वडोदरा में 20,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर आई हुई थीं। ऑपरेशन सिंदूर से बर्बाद होकर जब पाकिस्तान झूठे सेलिब्रेशन कर रहा है, ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो पाकिस्तान को बेनकाब करे। भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को भी बताया जाए कि भारत जब घर में घुसकर मानता है तो फिर वो क्या हाल बना देता है। पीएम की कोशिश भी वही है। आज के इस रोड शो की एक बहुत ही खास तस्वीर अभी बाकी है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से पहुंचते ही हुंकार भरी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई
हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा, उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। और अब सिंदूर सम्मान यात्रा की एक्सक्लूसिव तस्वीर पर आते हैं। प्रधानमंत्री वडोदरा में रोड शो कर रहे थे, तब सड़क किनारे एक मंच आज का वीवीआईपी मंच बना, क्योंकि इस मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहा था। कर्नल सोफिया के माता पिता, उनकी बहन और उनके भाई चारों मंच पर मौजूद थे और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। कर्नल सोफिया के अपमान को मुद्दा बनाकर विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा था, यह तस्वीर बिना कुछ कहे उन लोगों को करारा जवाब आप कह सकते हैं। कर्नल सोफिया के बहाने जिन लोगों ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ये तस्वीरें उनके लिए खास हैं, उन्हें बेहद गौर से देखना चाहिए। हमारे घर में सिद्धांत बना गया है, पहले राष्ट्र बाद में कुछ और है। पहले राष्ट्र आना चाहिए, बाद में धर्म होगा। बहुत खुशी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो बहुत खुशी हुई हमें, और जो इन्होंने फैसला किया सिंदूर का, वो भी कर्नल सोफिया के परिवार को आपने सुन लिया। हालांकि अभी तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है कि ये भी कोई टीम मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई भी तीर कहीं से भी दागे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी नेता बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस भी देश भर में जय हिंद यात्रा शुरू कर चुकी है। यात्राओं के नाम अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, और वो है अपनी सेनाओं के शौर्य को सलाम करना। अंतर बस ये है कि तिरंगा यात्राओं में बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, जबकि जय हिंद यात्राओं में इसकी कमी नजर आती है। फिर भी कांग्रेस ने आज फिर प्रधानमंत्री मोदी की इन तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा। कांग्रेस की सियासी बेचैनी स्पष्ट दिखी कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का पूरा राजनीतिक लाभ मोदी और बीजेपी को ना मिल जाए। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक्टिव रही। जैसे ही प्रधानमंत्री ने वडोदरा में तिरंगा यात्रा की, वैसे ही कांग्रेस ने उनके वीडियो को राहुल गांधी के पुंछ दौरे के वीडियो के साथ रखा और नैरेटिव आगे बढ़ा दिया कि प्रधानमंत्री पहले पुंछ या पहलगाम क्यों नहीं गए। इसके बाद कांग्रेस ने एक और फोटो सोशल मीडिया पर डाली। इसमें भी राहुल गांधी से तुलना करते हुए उनकी तिरंगा यात्रा को सिर्फ प्रचार बताकर उन पर हमला किया। साथ में राहुल गांधी की पुंछ यात्रा की तस्वीरें चिपका दी। 10 मई को सीज फायर के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला था कि क्या वो अमेरिका के दबाव में सीज फायर के लिए तैयार हुई थी। कांग्रेस ने सीज फायर को लेकर आज भी प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला किया। इसके लिए कांग्रेस ने आज कोई बयान देने की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का एक एआई वीडियो बनाकर पार्टी के सोशल हैंडल पर डाला।
यानी शौर्य के सिंदूर में सियासत भरपूर है। आप मान सकते हैं कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद सिंदूर एपिसोड में भी बहुत सियासी स्कोप सियासतदानों को दिखाई दे रहा है। जनहित में आगे बढ़े उससे पहले कांग्रेस के जितने भी आरोप हैं उन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज स्पष्ट कहा, वो भी बताते चले। विदेश मंत्री ने विदेश मामलों की समिति की बैठक में विपक्षी दलों के हर सवालों पर आज बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद जब यूएस सेक्रेटरी ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, तो हमारा उन्हें जवाब था कि भारत उससे भी बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीज फायर पर एस जयशंकर ने कहा कि हमने यही कहा कि वो फायर करेंगे तो हम फायर करेंगे, वो रुकेंगे तो हम भी रुकेंगे। विदेशी दखल पर, मध्यस्थता पर उनकी ओर से कहा गया, सीज फायर डीजीएमओ बातचीत से हुआ, इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान को जानकारी पर उनकी ओर से बयान दिया गया कि ऑपरेशन के कुछ देर के बाद बताया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने ही निशाने पर थे, पाकिस्तान को इस बाबत इन्फॉर्म किया गया था। सिंधु जल समझौते पर कहा कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा और देश हित में होगा। जानकारी छिपाने पर एस जयशंकर की ओर से बयान आया है, जो पूछना है विपक्षी दलों को वो सरकार से पूछें, सार्वजनिक सवाल पूछकर माहौल खराब ना करें। विदेश मंत्री ने एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद सूचना दी गई थी, ना कि शुरू होने से पहले। अब देखना होगा कि विपक्ष उनके इस बयान को मानता है या फिर पुराने बयान को ही पकड़कर बैठा रहता है। भारतीय राजनीति का बहुत शानदार पक्ष आपको अगर देखना हो तो वो आपको इस वक्त देश में नहीं बल्कि विदेश में मिलेगा। देश में तो सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन विदेश से जिस तरह की तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं, यकीनन वो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देते हैं। जहां देश के सारे दलों ने मिलकर 59 सदस्यों की जो टीम इंडिया बनी है वो वहां पर शानदार परफॉर्म कर रही है। यह मिशन है पाकिस्तान को एक्सपोज करने का, उसका आतंकी चरित्र पूरी दुनिया को बताने का, दुनिया को यह समझाने का कि अगर आज आतंकवाद के खिलाफ वो भारत की बात को नहीं समझे तो कल पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादी दूसरे देशों में भी पहलगाम दोहराएंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाली टीम आज खाड़ी देश कुवैत पहुंच गई। टीम का निमोजी यूरोप के स्लोवेनिया पहुंच गई। वहीं पूर्वी एशियाई देश जापान में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व की टीम मौजूद है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में टीम गुयाना गई हुई है। फ्रांस के पेरिस में टीम रविशंकर ने हाजिरी लगाई है। मिडिल ईस्ट के कतर में एनसीपी शरद की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाली टीम पहुंची। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की टीम अफ्रीकी देश कांगो में इस वक्त मौजूद है। देश के अंदर भले ही सियासी खींचतान हो, लेकिन देश के बाहर सभी दलों के सांसद मिलकर देश के काम में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की बोलती बंद करके उसको बेनकाब करने में लगे हुए हैं। We must remember, this is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people. ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। अगर आप हिट बैक करेंगे तो आपके टेररिस्ट सेंटर पर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जिस तरह से आईएसएस मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैलाता है, मर्डर करता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बहरीन भी उसी तरह से मानता है। अब कुवैत की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर बैजयंत पांडा की टीम ने वहां के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके सामने पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोले। इस टीम ने बताया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद ही उसकी स्टेट पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह का झूठ फैला रहा है, टीम ने उसे भी बेनकाब किया। इसके बाद टीम कुवैत के सबसे बड़े ग्रैंड मस्जिद पहुंची, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके टीम मेंबर निशिकांत दुबे भी थे। कुवैत के सबसे बड़ी मस्जिद में ओवैसी वहां पर मौजूद कुरान की प्रतियां पढ़ रहे थे।
पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी पाकिस्तान को लेकर बेहद आक्रामक हैं। पाकिस्तान जिस तरह इस्लाम और कुरान की गलत व्याख्या करके अपने आतंक को जस्टिफाई कर रहा है, कल ही बहरीन में ओवैसी ने उसे एक्सपोज किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से की। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. एक और खाड़ी देश कतर में भी टीम इंडिया मौजूद है। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाली टीम ने कतर के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल से मुलाकात की है। मुस्लिम देश में ही पाकिस्तान की पोल खोली गई कि वो किसी तरह आतंकवाद में मजहब को ढाल बनाने की फिराक में हमेशा पाकिस्तान लगा रहता है। कतर से हमने इतना ही कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है, इसमें वो हमारा सहयोग भी करें, साथ में खड़े हों और एक स्पष्ट संदेश हम दुनिया भर को दें कि कतर और हिंदुस्तान एक साथ टेररिज्म के खिलाफ है। और अब वो टीम भी देखिए जिसके नेता का सिलेक्शन कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीम गुयाना पहुंची हुई है, जहां गुयाना के प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को डिनर पर बुलाया। भारतीय सांसदों की मेहमान नवाजी की गई और भारत ने डिनर टेबल पर ही पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। गुयाना के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर बेहद जरूरी था। Guyana condemn any act of terrorism because we feel that every nation and the people from every nation have a right to peaceful existence in their country, right? Believe in observance of the rule of law. पूरी दुनिया को यह समझाना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा किस तरह से आतंकवाद में डूबा हुआ है। वहीं यूरोपियन देश फ्रांस और स्लोवानिया में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पेरिस में भारतीय सांसदों के दल ने भारतीय दूतावास में गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मकसद फ्रांस को बता दिया। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी की टीम ने स्लोवेनिया के मंत्रियों से मुलाकात की। यूरोप खुद बीते कुछ वर्षों से आतंक से पीड़ित रहा है। भारत ने वहां बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नॉन स्टॉप लड़ाई का प्रतीक है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसके लिए सभी को साथ आना होगा। एक स्पष्ट संदेश है पूरी दुनिया के लिए है कि अगर आपने इनको नियंत्रण में नहीं लिया, ये वो सांप है जो सबको डसेगा, अपनों को तो डसेगा भी, पड़ोस को भी डसेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया भर में पीस रहे। उनका इकोनॉमिक मॉडल ही, उनका आतंकवादी मॉडल जो है वो उनका इकोनॉमिक मॉडल है। तो यही हमारा मैसेज होगा कि हम तो पिछले 4 दशकों से ही भुगत रहे हैं। अगर दुनिया भर में इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया तो ये दुनिया भर में भी अपना मॉडल एक्सपोर्ट करेंगे। इन 7 टीमों को भारत के अब तक के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। अगले कुछ दिनों में ये टीम दुनिया के और भी देशों में पहुंचकर पाकिस्तान के आतंकी चाल चरित्र को बेनकाब करने वाली है। वैसे कहा जाता है नकल में भी अकल की जरूरत होती है। हमें नहीं पता कि यह कहावत पाकिस्तान के लिए ही बनी थी या नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। भारत को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस वक्त तुर्की पहुंचे हुए हैं। लेकिन तुर्की पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अर्दवान के सामने घुटने टेक दिए। अपनी वफादारी को साबित करने के लिए शहबाज ने अपने झंडे को भी गिरवी रख दिया। शहबाज के ब्लेजर पर पाकिस्तानी झंडे के साथ तुर्की का झंडा भी टांग दिया गया, जबकि अर्दवान ने पाकिस्तान के झंडे को ऐसे कोई तवज्जो नहीं दी। उनके कोट पर तुर्की का ही झंडा लगा हुआ था। जग जाहिर है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली हैं। आज तुर्की में ये बात एक बार फिर से नजर आई। तुर्की दौरे पर शहबाज के साथ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, उसका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहुंचा है। शहबाज और मुनीर दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्कियों को कहा थैंक यू। यह अलग बात है कि तुर्की के ड्रोन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जितने भी ड्रोन पाकिस्तान से भारत की ओर दागे गए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। फिर भी पाकिस्तान तुर्की से अभिभूत नजर आया। हालांकि तुर्की को भी पता है पाकिस्तान का साथ देने की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के पीछे तुर्की के होने का जब खुलासा हुआ, उसी वक्त भारत में तुर्की के प्रोडक्ट का बायकॉट शुरू हो गया। तुर्की की एविएशन कंपनी सैलिब को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया। उसके यहां भारतीय टूरिस्ट भी लगातार घट रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते की, जिसको मजबूती देने के लिए शहबाज अपने चीफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते चले पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है। पाकिस्तान भले ही झूठे जश्न मना ले, भारत से मार खाकर भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना ले, नाकामी अपनी छिपा ले,
पर सच यह है कि उसे भारत से बुरी तरह से डर लग रहा है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। We have achieved our objective of decimating that terrorist camp, and the answer is a thumping yes. उसने अपने हथियारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें जब भी पाकिस्तान देखता है उसका दिल बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, पाकिस्तान की रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ने लगती है। ये बात आज किसी से भी छिपी नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य हवाई अड्डों को तबाह किया। इससे जुड़ी तस्वीरें हम भारतीय जब भी देखते हैं तो देश की सैन्य ताकत और अदम्य साहस को देखकर यकीनन हम सब गर्व से भर उठते हैं। 6-7 मई को वॉर रूम में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह की सजा दी है उसके किए की। वॉर रूम की इन तस्वीरों को देखकर भी दुश्मन के जख्म हरे हो रहे होंगे और यहीं से पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के माथे से पसीना छूटने लगता है। मैं ये बातें बिल्कुल भी हवा में नहीं कह रही। आज आपके सामने बेहद अहम रिपोर्ट रखने जा रही हूं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत के हाथों मार खाकर अब तक कराह रहा है और उसे अपने वजूद पर शक होने लगा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान के लिए भारत का मुकाबला करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। रिपोर्ट में पहलगाम हमला और भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत के इन हमलों के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। नतीजा ये कि तुर्की के ड्रोन और चीन के हथियारों से भारत पर लगातार पाकिस्तान ने अटैक करने का दुस्साहस किया। झूठी शान भी उसने दिखाई थी, लेकिन वो भारत की सैन्य ताकत के आगे पूरी तरह से घुटने टेक गया। जाहिर है पाकिस्तान डरे, ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। वैसे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बता रही हैं कि सीज फायर कब तक कायम रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। अभी सीज फायर है तो इसीलिए उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कह सकते। सीज फायर का मायने होता है कि एक दोनों तरफ से उन्होंने तय किया कि अभी हम नहीं करेंगे, तो जब तक दोनों तरफ से ये रहेगा फैसला तब तक सीज फायर रहेगा। यानी भारत अपने दुश्मनों को बेहद सधे हुए और नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहा है और इसका ट्रेलर दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देख चुकी है। अमेरिकी रिपोर्ट में खासतौर से इसी महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो संयम तरीके से पाकिस्तान पर हमले किए और पहलगाम हमले का जो बदला लिया है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ ही इसी रिपोर्ट में आने वाले समय में भारत किस तरह से रणनीति के तहत चीन को काउंटर कर सकता है और वैश्विक नेतृत्व संभाल सकता है उसके बारे में भी खुलकर लिखा गया है। दरअसल अमेरिका की DIA रिपोर्ट का दावा है कि भारत के लिए पहला खतरा चीन है, जबकि देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान दूसरी बड़ी समस्या है। इसीलिए भारत चीन का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय जैसे और भी रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाता रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया के जरिए घर के भीतर ही अपनी ताकत को भी लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की नब्ज अच्छे से पकड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान का मकसद केवल भारत से दुश्मनी करना है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि देश किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही किसी परमाणु हथियारों की धमकी से डरेगा या सहेगा।
मतलब यह है कि अगर चीन भी पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाए तो उसको भी करारा जवाब मिलेगा। चीन हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका, सभी को IMF के ताजा आंकड़ों को याद रखना चाहिए, जिसके मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, जबकि हमारी सेना पहले से ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। यही वजह है कि चीन, पाकिस्तान तो भारत के वैश्विक पटल पर बढ़ते कद से परेशान है ही, अमेरिका को भी भारत के बढ़ते प्रभाव से मुश्किलें हो रही हैं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चीन भारत को कई मोर्चों पर उलझा कर रखे। लेकिन ऐसे देशों को याद रखना चाहिए कि ये आज का भारत है, नया भारत। दुश्मन सामने से वार करे या पीठ पीछे, भारत अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में बख्शने वाला कतई नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की, लेकिन अब रुख करते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार। बात लालू परिवार के पारिवारिक संकट की। लोक आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, परिवार से दूर और पार्टी से 6 साल का निष्कासन, ये वो शब्द हैं जो कल सोशल मीडिया पर लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए लिखे थे और उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल करते हुए लिखा था। लालू यादव के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया। लालू की पार्टी आरजेडी उनके इस फैसले को पारिवारिक न्याय से बाहर निकलकर सामाजिक न्याय बताने में जुट गई। लेकिन 24 घंटे के भीतर लालू यादव के इस कथित न्याय का उन्हीं की बड़ी बहू यानी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने पोस्टमार्टम कर दिया है। ऐश्वर्या ने ऐसे सवाल पूछे कि पूरे लालू परिवार को उन्होंने लपेट लिया। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। शनिवार को ही तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ तस्वीरें पोस्ट करके 12 साल से रिश्ते में होने की बात कबूल की थी। हालांकि कुछ देर के बाद फेसबुक अकाउंट हैक होने की बात कहकर इससे इनकार भी कर दिया था। लेकिन फिर भी लालू ने बड़े बेटे की सियासी बलि ले ली। पूरा परिवार लालू के साथ दिखा, लेकिन ऐश्वर्या ने सामने आकर कहा कि तेज प्रताप पर एक्शन पूरे लालू परिवार का मिला जुला सियासी ड्रामा है। लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी साल 2018 में हुई थी। कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और तलाक का केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। इस बीच लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ आज पटना से कोलकाता पहुंच गए, लेकिन तेज प्रताप के मैटर पर दोनों कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव और रोहिणी ने कल ही कह दिया था कि वो पिता के फैसले के साथ हैं। आज पटना में मीसा भारती ने भी यही बात दोहराई। परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। ऐश्वर्या लालू परिवार पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगा रही हैं, वही लालू के करीबी रिश्तेदार भी दोहरा रहे हैं। राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने आज फिर कहा कि धोखा तो लालू परिवार ने दिया है, और वो भी एक नहीं 2-2 लड़कियों का जीवन बिगाड़ कर। देखिए, अभी तो मौखिक कहा गया है ना कि हम निकाल रहे हैं पलवार से। ये पलवार से निकालने का मामला तो न्यायालय में जाना पड़ेगा, न्यायालय से मोहर लगेगा तब सही होगा। ऐसे तो मुंह से बोल दिया मैं आपको निकाल दिया, तो क्या आप निकल गए? घुमा फिरा के वो सब 420 वाला मामला है। अपनी चुनाव का टाइम है, किस तरह उसको घुमाया जाए बिहार के भोली भाली जनता को। हालांकि लालू परिवार की ओर से उनके भतीजे नागेंद्र राय ने भी मोर्चा खोल रखा है। नागेंद्र इस मामले में पूरा ठीकरा अनुष्का यादव और उसके परिवार पर फोड़ रहे हैं। ये प्लान किया हुआ चीज है। जो अनुष्का का जो टोटल फैमिली जो है एक प्लान के तरह से हमारे आरजेडी में इंटर किया, क्योंकि पहले वो वाणिज्य में आकाश यादव जो अनुष्का का बड़ा भाई है वो वाणिज्य में पढ़ता था और धीरे धीरे वो आरजेडी के लोगों से मिलता रहा और उसके बाद इस पार्टी में वो आया। लालू के एक्शन और ऐश्वर्या के दावे पर तेज प्रताप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेज प्रताप अभी सीन से गायब हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे में लालू और तेजस्वी यादव
पॉलिटिक्स भी सियासी विरोधियों के निशाने पर है, क्योंकि तेज प्रताप जिन दो परिवारों के बीच फंसे हैं, दोनों ही यादव परिवार हैं, दोनों ही यदुकुल की बेटियां हैं। और खास यह है कि बिहार के चुनाव अब बेहद करीब आ चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं डबल आफत की। सबसे पहले इन दोनों आफतों को आप टीवी स्क्रीन पर देख लें। पहली आफत वो है जब मौसम ने बरपा रखी है। मानसून को जब आना था उसके पहले ही आ गया, और ऐसे ही नहीं आया, अपने साथ आंधी, तूफान, बारिश और ओले भी साथ आकर तबाही मचा रहा है। वहीं दूसरी आफत कोरोना है, जो मुश्किल से 2.5 साल पहले ही गायब हुई थी, लेकिन अब कोरोना का वेरिएंट फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। भारत में इस वेरिएंट के मरीज अचानक से बढ़े हैं। हर तरफ बेचैनी बढ़ रही है कि क्या एक बार फिर से मास्क के वैक्सीन के दिन आने वाले हैं? क्या लॉकडाउन युग फिर से तो नहीं आ रहा? यहाँ सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। समुद्र में ऊंची लहरों को आप देख सकते हैं। इस वक्त 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र किनारे की ये मरीन ड्राइव की सीधी तस्वीरें हैं, हम आपको बता सकते हैं। ये लहरें अभी धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो रही है। बरसात और हवाओं के बीच माहौल ऐसा है कि मुंबई में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो हो गई है। इन दिनों अक्सर आप ऐसा मौसम देख रहे हैं जब तेज बिजली कड़क रही है, ओले जमीन पर गिर रहे हैं और तेज बारिश गर्मी के मौसम में सभी को हैरान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बादलों में किसी ने बारूद भर दिया हो। देश में इस बार मौसम टेढ़ी चाल चल रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है इस बार मौसम कौन सा विकराल रूप लेकर आया है। एक और गर्मी का भीषण प्रकोप तो दूसरी तरफ बारिश, आंधी का सितम। किस दिन किससे सामना हो जाए ये कह पाना बेहद मुश्किल है। मई के शुरुआती दिनों में भीषण गर्मी जारी थी, जो अमूमन होती है, लेकिन 13 मई के बाद से तस्वीर बदलने लगी। 13 मई को सबसे पहले असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तूफान और बारिश शुरू हुई। 15 से 17 मई के बीच भारत के दक्षिणी इलाकों यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। 19 से 23 मई तक दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत लगभग सभी प्रदेशों में आंधी तूफान देखने को मिला। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं 21 मई की है। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं, जिसने बिजली के खंभों और पेड़ों के साथ घरों के दरवाजे, खिड़कियों तक को उखाड़ दिया। लेकिन दिल्ली एनसीआर ही नहीं, इस बार देश के कई राज्यों में मौसम अलग अलग तेवर दिखा रहा है। मौसम की टेढ़ी चाल का असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मुंबई पहुंच चुका है, वो भी समय से पहले। वैसे तो सामान्य तौर पर मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचता है, लेकिन इस बार मुंबई में मानसून सामान्य से 16 दिन पहले पहुंच गया। ये 2001 से 2025 के बीच मुंबई में सबसे पहले मानसून के पहुंचने का संकेत है, जिसके कारण आज सुबह मुंबई के लोगों का सामना आसमानी आफत से हुआ। बारिश के कारण सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक, स्टेडियम से लेकर अस्पताल तक हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। अपने घरों से निकले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे दिखे। पहली बारिश ने ही मुंबई की पोल खोलकर रख दी है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के दादर, परेल, कुर्ला के निचले इलाकों में पानी भर गया। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी मुंबई के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। बारिश के कारण वर्ली का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पानी से भर गया। मेट्रो स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच चुका था। लोगों को मेट्रो से सफर करने के लिए इसी पानी में उतरना पड़ा। एक्वा लाइन के इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 10 मई को ही हुआ था। वर्ली मेट्रो स्टेशन की तस्वीर सामने आने के बाद मुंबई मेट्रो ने बयान जारी कर कहा है कि टेक्निकल परेशानी की वजह से मेट्रो लाइन 3 पर ट्रेन सर्विसेज अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। अब ये आचार्य अत्रे चौक के बजाय वर्ली स्टेशन तक ही चलेंगी। मेट्रो स्टेशन जैसी ही तस्वीर केईएम अस्पताल के सामने से भी आई। इसकी भी पोल बारिश ने खोल दी है। बारिश के कारण पानी अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया, जिससे यहां पहुंचे मरीज बेहद परेशान दिखाई दिए। पानी से बचने के लिए मरीज घंटों पैर ऊपर करके बैठे हुए नजर आए। बारिश के कारण महाराष्ट्र में कई हादसे भी हुए हैं। पहली तस्वीर मुंबई के माहिम इलाके की,
जहां बारिश के बीच बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। सूचना मिलते ही बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई। दूसरी तस्वीर पुणे की है, जहां एक कार पानी में समा गई। पुणे सोलापुर रोड पर चिंचोली गांव में बारिश के बाद जलभराव हो गया। तेज बहाव के कारण एक कार पानी में बह गया। अब सवाल यह है कि मुंबई की इस मुसीबत का जिम्मेदार कौन है? ये किसकी जिम्मेदारी है? बारिश में जलभराव ना हो, सड़कें जाम ना हो, लोग ट्रैफिक में ना फंसे, तो इसका जवाब है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC। मुंबई में सड़क पर भरने वाला पानी शहर के नालों के जरिए बाहर निकलता है। मॉनसून आने से पहले BMC सभी नालों की सफाई करती है। इसके लिए एक डेडलाइन सेट की जाती है। उस डेडलाइन तक नालों को साफ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब मुंबई के लोग भुगत रहे हैं। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें। बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन ये टीका टिप्पणी करने वालों ने 25 साल क्या किया? नाले सफाई शुरू है, 100% हो जाएगी। जहाँ पानी भरेगा, अगर ठीक से काम, पैसा तो हम देते हैं नाला सफाई को, तो उसे काम कराने की जिम्मेदारी अधिकारी की है, तो उसको भी हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। महाराष्ट्र में सियासत जारी रहे, लेकिन लोगों की परेशानी कम हो, इसके लिए सरकार को तत्काल बड़े कदम उठाने होंगे। आगे बढ़ते हुए जनहित में बात अब उस मुसीबत की जो एक बार फिर भारत के लिए बड़ा संकट बन सकती है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। पूरे देश ने करीब 2.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद जिस कोविड महामारी को काबू किया था, उसने एक बार फिर से भारत में अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारत में कोरोना की इस वापसी से आपका डरना बेहद जरूरी है। कोरोना को लेकर आपका भय ही वायरस से निपटने में सबसे कारगर साबित हो सकता है। लेकिन आप अगर भारत में दोबारा फैल रहे कोरोना वायरस को अब भी हल्के में ले रहे हैं, तो आपको एक बार कोरोना काल के दौरान आई वो तस्वीरें देखनी चाहिए जब कोरोना वायरस ने महामारी का रूप धारण किया और दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। वायरस के खौफ में लोग अपने अपने घरों में कैद थे, सड़कों पर सन्नाटा था। कोरोना ने जब अपने पांव फैलाने शुरू किए तो अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह भी नहीं बची थी, ना ही शमशान और कब्रिस्तान में शवों के लिए जगह थी। आपको आगाह करना बेहद जरूरी है कि कोविड कहीं फिर से महामारी ना बन जाए। इसके लिए एक बार फिर आप कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये संकट कितनी तेजी से फैल रहा है, इसे समझने के लिए कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार जा पहुंचा है। देश में इस वक्त कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या 1009 है और अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 430 मरीजों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 209 कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। 104 कोविड पॉजिटिव मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है, जबकि गुजरात में 83 और कर्नाटक में 47 मरीज मिल चुके हैं। यूपी में 15 कोरोना पॉजिटिव, राजस्थान में 13, बंगाल में 12 केस, इसके अलावा पौंडीचेरी और हरियाणा में 9 मरीज मिले। आंध्र प्रदेश में 4, एमपी और बिहार में 2, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना में 1 मरीज मिले हैं। कोरोना के मामलों में अचानक आई ये तेजी चंद दिनों में आई है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से डॉक्टर सतर्क हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार किए गए हैं, ताकि इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने में आसानी हो। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग और डॉक्टरों का कहना है कि हालात भले ही काबू में हैं, लेकिन लोग वायरस को लेकर कतई लापरवाही ना बरतें। वायरल इन्फेक्शन है,
जब भी कोरोना के साथ खत्म हो रही थी तब हमने बोला था कि हमने सीखना चाहिए कोरोना के साथ रहना। कोरोना अपने साथ रहने वाला है, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वायरस है, म्यूटेशन होते हैं, माइल्ड सिम्टम है, लेकिन मतलब घबराने जैसा बिल्कुल ही स्थिति नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। घबराइए मत, लेकिन सतर्क रहिए। कोई लक्षण दिखते हैं, कोई तकलीफ होती है, बुखार वगैरह है, तो कोरोना के टेस्ट अवश्य करा ले। हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर पे सबको ट्रेनिंग भी दे दी है और जो दवाई की जो जत्था होता है उसको भी सब कुछ देख लिया हुआ है, वो भी सब कुछ बराबर है। और हमारे साथ सिविल और स्विमर तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी बोल दिया है, उनको भी बराबर की तैयारी हो गई है। बीमारियों को लेकर हमेशा एक ही बात कही जाती है कि बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। ये बात संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कोरोना पर 100% लागू होती है। भारत में इस वक्त कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह 2 नए वेरिएंट बताए जा रहे हैं। इन दोनों वेरिएंट का नाम है NB1.81 और LF7, जो कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट JN1 का सब वेरिएंट है। 2 साल पहले 2023 में इस वेरिएंट की पहचान हुई। JN1 वेरिएंट शरीर की प्रतिरोध क्षमता घटा देता है और इसका संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मौसम में बदलाव और वैक्सीन की घटती इम्यूनिटी की वजह से ही ये दोनों नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव होने वाले मरीजों में सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी, जुकाम और थकान जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस पर काम करने वालों और विशेषज्ञों का कहना है, क्या उनकी ओर से कहा गया है वो सुना देते हैं आपको। उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज़ है, XFG सीरीज़ है, JN1 सीरीज़ है और NB1.8.1 इन दैट ऑर्डर ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे ये पता चलेगा कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। और अब एक विशेष तस्वीर। आजकल प्रोग्रेसिव लोगों के बीच एक कल्चर है कि वो किसी खास मौके पर किसी को बुके यानी गुलदस्ता देने के बजाय कोई पौधा देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि गुलदस्ता हो या फिर पौधा, हाथ से ही दिया जाता है और हाथ में ही रखा जाता है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज ये ट्रेंड बदल दिया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बड़े सम्मान से स्वागत करते हुए नीतीश कुमार को एक पौधा भेंट किया, लेकिन नीतीश ने हाथ में लेकर वो गमला अपर सचिव सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। मुख्यमंत्री के इस स्टाइल पर वहां सारे लोग चौंक गए, लेकिन कर भी क्या कर सकते थे, मुस्कुराकर रह गए। आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना को लेकर लिखा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और फिर ये वीडियो लगा दिया गया। और अब आज का जनहित मंत्र, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। भले ही माहौल आपके खिलाफ हो, लेकिन आपकी लड़ाई हर उस गलत बात से है जो वास्तव में सही नहीं है। आप जलते दिए की भांति ही खुद को सजग रखें, परेशान बिल्कुल ना हो। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।